एवरीवन। हरे कृष्णा। ठीक है, आज के लेक्चर में देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साउंड चैप्टर का। आज ये लेक्चर 5वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले 2-3 वीडियो इस चैप्टर का डाल चुके हैं ना, अपलोड हो चुका है, वो देख लो। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10, 12 है, 13 है, सब आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे जाके रेलवे, एनटीपीसी, अभी जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है ना, उसमें फिजिक्स पूछेगा, तो इस चैप्टर से ये सब क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना। ठीक है, तो आज देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? वायु में ध्वनि तरंगे होती है। वायु में जो ध्वनि तरंगे जा रही है वो कैसी है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, पराश्रव्य, अवसर्व, कैसा है? वायु में ध्वनि तरंगे होती है, कैसा होती है? अनुदैर्घ्य। कैसा होता है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य में अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग में कणों का जो विस्थापन होता है और तरंग का जो गति होता है, दोनों समानांतर होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य। और अनुप्रस्थ किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पे देख लो, अनुप्रस्थ में क्या होगा? तरंग इधर जा रहा है, तरंग का गति इधर है, लेकिन कणों का गति क्या होता है? इसके लंबवत होता है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। लेकिन ध्वनि तरंगे कैसा है? अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य। तो और अनुप्रस्थ तरंग कौन सा है? अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण क्या होगा? प्रकाश। प्रकाश आगे चल के पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति तथा आवर्त काल का गुणनफल क्या होता है? आवृत्ति तथा आवर्त काल का गुणनफल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को कभी कभी हम लोग न्यू से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से दिखाते हैं, और ये ना दिखाकर हम एफ से भी दिखा सकते हैं, सिंपल होगा समझना। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाएंगे, तो आवृत्ति बराबर 1/, आवर्त काल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ये इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच? 1। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति एफ तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल। अगर कोई तरंग जा रहा है, ठीक है, कोई तरंग गति कर रहा है, तो उस तरंग का क्या होगा? आवृत्ति होगा कुछ, और उस तरंग का क्या होगा? तरंग दैर्घ्य होगा। तो उस तरंग का गति क्या होगा? उस तरंग का गति क्या होगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू, बताओ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आवृत्ति, हिंदी में क्या बोलेंगे? आवृत्ति और गुना तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य से क्या निकालेंगे? तरंग का गति। और हिंदी, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ वेव या फिर स्पीड ऑफ वेव is defined as the multiplication of frequency and the wavelength. Next question, श्रव्य के परास से कम आवृत्तियों के तरंग को क्या कहते हैं? श्रव्य के परास से कम आवृत्तियों के तरंग को क्या कहते हैं? इसका क्या होगा? अवश्रव्य। श्रव्य परास कहाँ से कहाँ तक का हम लोग का है? श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य परास इसको बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज जो कि हमको सुनने की क्षमता है, जहां तक कि ध्वनि की तरंगों को हम लोग, हमारा कान क्या संवेदनशील है, उसके लिए कहां तक की आवृत्ति को सुन सकता है हमारा कान? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को हमारा कान क्या करता है? महसूस कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, और इससे जो कम आवृत्ति वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? अपश्रव्य। हाँ, और इसी को 20 से 20,000 हर्ट्ज को बोलते हैं श्रव्य परास। ये याद रखना पड़ेगा, श्रव्य परास। ये क्या है? श्रव्य परास। तो श्रव्य परास से जो कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग होंगे उसको क्या बोलेंगे? अपश्रव्य। और श्रव्य परास से जो ज्यादा आवृत्ति वाले तरंग होंगे, ध्वनि तरंग, उसको क्या बोलेंगे? पराश्रव्य। ठीक, यही ऑब्जेक्टिव में पूछा, ये आएगा 4 ऑप्शन के साथ। हरे कृष्णा टू एवरीवन। Be concentrate on the board, isn't it? Next question is, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं?
ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। किसी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एरिया से अगर ध्वनि की तरंगे जा रहा है, अभी मान लो 2 ध्वनि की तरंगे जा रहा है, तो अभी क्या है, आवृत्ति क्या है, इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है, अभी इतना, अभी देखो तीव्रता बढ़ गया ना, जितना ज्यादा ध्वनि तरंगे उतना ज्यादा तीव्रता। जिससे इसको ऐसे समझ लो, एक रोड है, उसमें अभी एक गाड़ी जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, भीड़ है रोड पे, नहीं। इसमें बहुत सारा गाड़ी जा रहा है, जाम लग गया, तो बोलेंगे बहुत भीड़ है। तो उसी तरह वो भीड़ मतलब यहाँ समझ लो तीव्रता, हाँ, तीव्रता मतलब कितना ज्यादा घनत्व है गाड़ी का, तरंगों का कितना ज्यादा घनत्व है। तो ज्यादा ध्वनि तरंग एक फिक्स्ड एरिया से जाएगा तो बोलेंगे ध्वनि की तीव्रता ज्यादा है। तो उसी तरह एक ही रोड पे ज्यादा गाड़ी आ जाएगी, उससे पास ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या बोलेंगे, भीड़ हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाएगी, जितना ध्वनि तरंगे ज्यादा उतना तीव्रता ज्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए। जैसे कोई ध्वनि हम सुन रहे हैं, उसके बाद दूसरा ध्वनि सुन रहे हैं, तो उसके बीच में समय अंतराल कितना होना चाहिए, कम से कम 1/15 सेकंड। जैसे मेरा ध्वनि यहाँ से जाएगा वहां तक, और फिर वहां से फिर टकरा के वापस आएगा, तो जो मेरा ध्वनि हम टकराने के बाद वापस सुनेंगे, उसके लिए कितना मिनिमम समय होना चाहिए, 1/15, तभी हम अपनी ध्वनि का प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। और इसके लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 11 मीटर, 11 मीटर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, प्रतिध्वनि के लिए कितना समय होना चाहिए, 1/15 सेकेंड। अब प्रतिध्वनि के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम 11 मीटर, ठीक है, 11 मीटर, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है उसे क्या कहते हैं, अनुरणन, रिवर्बरेशन, REVER, reverberation. It is not celebration of like dairy milk. It is a multiple times of collision of sound waves and coming back to us. It is reverberation. ठीक है, रिवर्बरेशन। अगर ध्वनि की तरंगे टकराएगा नहीं तो घूम के वापस आएगा नहीं, तो कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिवर्बरेशन। तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ से ध्वनि तरंगे टकरा रही है, तो इसी को बार बार टकराने की क्रिया को क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन, अनुकरण। इसी के कारण हमको प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है, ठीक है। अब देखो, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। कैसे करती है, यही बार बार टकराने से, हाँ, नली में बारंबार परावर्तन के द्वारा, परावर्तन ही टकराना हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक वीडियो और आएगा जिसमें कि ह्यूमन ईयर के बारे में बता देंगे, ठीक है। इसका डायग्राम प्लस फंक्शन, ठीक। तो 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेपिस सबसे छोटा हड्डी होता है ईयर में, ठीक है। इसका एक वीडियो बनाते हैं, ठीक। अभी तो मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्णव्रत, क्या बोलते हैं, कर्णव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। कैसे पढ़ते हैं, हर्ट्ज, हर्ट्ज, कोई बोलता है हर्ट्ज, नहीं, हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन। अब देखो, ये किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति, तो माध्य स्थिति क्या है इसमें, ये वाला क्या है, माध्य स्थिति, ठीक है। किसी माध्यम में, कोई माध्यम है, हवा मान लो, उसमें है ये तरंग, माध्यम के कंपित कणों, कण यहाँ था, कंपित हो गया, अभी यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो माध्य स्थिति है, इससे कण एक बार इधर चला गया, एक बार इधर चला गया, एक बार इधर चला गया, एक बार इधर चला गया। इसका मतलब कण जो विस्थापित हो रहा है माध्य स्थिति से लंबवत, और ये जितना ज्यादा दूर विस्थापित होगा, यही विस्थापन को क्या कहेंगे, आयाम। हाँ, हो सकता है कोई और वेव हो, वो ऐसे जा रहा हो, हाँ, कोई और वेव हो, वो ऐसे जाएगा, बोले हम ऐसे जाएंगे, ठीक है तुम जाओ, एक बोले ऐसे जाएंगे, हम ऐसे। तो यहाँ पे जितने सारे वेव बन गया, सबका क्या हो गया, आयाम अलग अलग हो गया, सबका आयाम अलग अलग हो गया। अब समझ नहीं पा रहे कौन सा तरंग किसका आयाम क्या हो रहा है ना, इसी तरह।
तो ये दिखाई नहीं देता हम लोग को, ये इनविजिबल रहता है। तो किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन क्या कहलाता है? तरंग का आयाम। तरंग का आयाम। और आयाम पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है कि आवृत्ति किसे कहते हैं, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, आवर्त काल किसे कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आना चाहिए, ये सब बेसिक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा।